Morning students, how are you? Hope you all are very fine. आज हम अपना थर्ड चैप्टर जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था, यूरोपीय संघ। आप समझ गए होंगे उसके बारे में। और इसके बाद आपके थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट जो 3 संगठन दिए हुए हैं वो है आसियान, सार्क और ब्रिक्स। तो सबसे पहले हम आसियान देखते हैं। आसियान जो है उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। पूर्वी एशियाई राष्ट्र, एशिया, आप थोड़ा सा आप वर्ल्ड मैप आपको पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से देश किस इलाके में आते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है। इसने आर्थिक, व्यापार और आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और खास तौर पर उस एरिया में शांति स्थापित करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया। इसका मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसका स्थापना जो है ईयर और डेट है वो 8 अगस्त 1967 है। ठीक है, ये मैप है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। इसमें आप देखिए ये जो देश है ये सारे के सारे आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, दारुसलाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ठीक है, ये आसियान का मैप है और इसमें धान की बालियां, 10 धान की बालियां जो हैं वो इसके अंदर दिखाई गई हैं, जो कि समृद्धि और विकास के प्रतीक के रूप में एक्सेप्ट की गई। इसकी स्थापना का 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वो इस संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। तो वो संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। और बाद के जो राष्ट्र हैं वो इसमें बाद में एड ऑन हुए हैं। अब ये देखिए मेन चीज आती है कि आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य है क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और इन राष्ट्रों की संप्रभुता। ये देखो बच्चों, ये जो सारा दौर है ना, मेन आपको जो बात समझनी है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक सरकारें बनी और छोटे छोटे जो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो गए साम्राज्यवादी शक्तियों से, जिसके अंदर यूरोपीय बहुत सारे राष्ट्र थे जिन्होंने गुलाम बना रखा था। ये जो राष्ट्र है ये जापान के अंतर्गत थे, जापान के अधीन थे ये राष्ट्र। और इन सब राष्ट्रों को जापान के साम्राज्यवाद से आजादी मिली थी। अब ये सब राष्ट्र जानते थे कि हम अगर एक नहीं रहे तो फिर से हम किसी न किसी रूप से गुलाम हो जाएंगे और हमें जो आर्थिक विकास करना है उसके लिए भी हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत होगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये शक्ति के केंद्र है, ये आपके सामने इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पर। और इन सब का उद्देश्य था कि अपनी संप्रभुता, और जो संप्रभुता का मतलब आपको पता ही है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय के लेने की जो आजादी हमने हासिल की है वो आजादी हमसे कोई ना छीन सके। अपनी स्वतंत्रता जो हमने हासिल की है वो कोई ना छीन सके। और क्षेत्रीय अखंडता यानी उस इलाके में कोई और साम्राज्यवादी शक्ति, कोई और आर्थिक पावर अपने पैर ना जमा सके। तो अब ये सब कैसे होगा? हम सब मिलकर एक हो जाएंगे। जैसे एक एक गांव में होता है, कोई मोहल्ला है, वो मोहल्ले के लोग अपने आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना फाइटर्स, ये जो महामारी चल रही है इसमें क्या हो रहा है, एरिया को सील कर दिया, हमारे इलाके में मत आना भाई, यहाँ पे मत फैलाओ कोई भी बीमारी आप। तो ऐसे ही सेम यही चीज है, इन सब ने इलाका बंदी, क्षेत्रीय क्षेत्र के तौर पे अपने क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, संगठित होने के लिए इस तरह के संगठन जो है वो बनाए गए थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक आसियान देशों का एक साझा बाजार तैयार कर लिया और ये सब लोगों ने अपने आप में मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे की सामाजिक और आर्थिक मदद करेंगे। तो ये सारे इनके उद्देश्य थे ये इस तरह के संगठन बनाने के। ठीक है, और अब ये देखो आसियान का हम किस में पढ़ रहे हैं, ये बात भी याद रखनी है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति थी, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे शक्ति केंद्र हैं जो सामने आ रहे हैं। तो ये शक्ति केंद्र बन गया था, ये 10 ग्रुप मिलकर, इनकी कोई अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, परंतु इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ने की स्पीड औरों से बहुत ज्यादा है।
ये बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं। अब आप सिंगापुर का नाम तो आप सुनते ही हैं, वहाँ पे मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं, वहाँ का जो वो रहन सहन है, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो टॉप 5 सिटी आती हैं उनमें ये सिंगापुर का नाम आता है हमेशा, हर स्टैंडर्ड के ऊपर, हर तरीके से। तो ये लोग, ये देश जो है ये बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत फास्ट है। अब इसमें एक चीज आती है, प्रश्न जो आता है आप लोगों के कि आसियान शैली क्या है, यानी ये इतना विकास किस प्रकार कर पा रहे हैं। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था कि आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, यानी हम इतना डेवलपमेंट आर्थिक रूप से करेंगे कि हमारा कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट अपने आप होगा। और दूसरा इन्होंने एक चीज बनाई कि हम आपसी जो हमारे टकराव के मुद्दे हैं, जो हमारा आपसी किसी भी तरीके का कोई झगड़ा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सहयोगात्मक तरीके से वार्तालाप से उसका समाधान करेंगे। हम किसी तरीके का उसमें झगड़ों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको हम मिल बैठ के आपस में ही सुलझा लेंगे। ये उनका एक रवैया था, इसको आसियान शैली कहा गया। अब इसमें एक और इन्होंने चीज क्या अपनाई कि इन्होंने कभी भी कानून का शासन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई नियम कायदे हैं या कोई और अन्य कोई व्यवस्था चल रही है, तो उस व्यवस्था को नियंत्रित करने की या उसके अंदर कोई बीच में रोड़ा अटकाने की या कोई ऐसी कोशिश नहीं करी। ये नहीं बने कि हम अपना अलग कानून बनाएंगे, हम इनका कानून नहीं मानेंगे, कोई इस तरीके का टकराव इनका नहीं रहा। और इसीलिए ये जल्दी आसानी से आगे बढ़ते गए, मतलब फोकस्ड रहे कि फोकस किस पे है, केवल आर्थिक विकास पे। तो इसी तरीके को आसियान शैली कहा जाता है। अब इसके बाद एक और आसियान से रिलेटेड एक बात आती है, आसियान विजन 2020। ये विजन क्या था, इसमें आसियान ने एक अपने लक्ष्य निर्धारित किया और जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स बनाए कि हम 2020 जो विजन है उसके तहत हम क्या क्या बातें सॉल्व करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इस नीति में उनका ये था कि टकराव की जगह बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस नीति पर काम करते हुए उन्होंने कंबोडिया से टकराव समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को खत्म करने की पूरी कोशिश की और सफलता भी हासिल करी। और इसके तहत इन्होंने हर वार्षिक जो बैठक है उसका आयोजन करना शुरू किया। तो ये आसियान विजन 2020 कहलाता है। अब इसके बाद ये तो था मेन इम्पोर्टेंट आसियान का। और उसके बाद एक और दूसरा संगठन आता है सार्क। सार्क का आपने नाम सुना होगा क्योंकि भारत इसका सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य राष्ट्र है। ये इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये फुल फॉर्म्स आप सारे संगठनों की याद रखेंगे, फ्लैग याद रखेंगे, इनके मैप बनाएंगे, फ्लैग बनाएंगे कॉपी के अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये आपको इसका मैप मैं दिखा देती हूँ, सारे नाम लिखे हुए सदस्य राष्ट्रों के। अच्छा, इसके अंदर ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें 7 सदस्य राष्ट्रों के नाम दिखाई दे रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया और पाकिस्तान। इसमें एक और बाद में ऐड ऑन हुआ है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका सार्क का 8वां सदस्य है। ठीक है, ये सार्क का मैप है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखिए सार्क का इंट्रोडक्शन क्या है कि ये एशिया, दक्षिण एशिया, भारत कहाँ है, दक्षिण एशिया में है ना। तो दक्षिण एशिया को तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये दक्षिण एशिया का एक संगठन है और इसके सदस्य राष्ट्र भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र है। ठीक है, तो 8 देश है, ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ये संगठन, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है ना, जैसे ये भूटान भूटान हुआ, मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान, ये बहुत छोटी छोटी, मतलब एक तरीके से ये इनको विकासशील राष्ट्र भी नहीं कहा जा सकता, बहुत ही छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। परंतु इम्पोर्टेंस इनकी क्या कहाँ बढ़ जाती है जब हम इन सारे देशों की जनसंख्या को मिला के देखते हैं। तो इनकी जनसंख्या जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही मायने रखती है। लगभग इसकी 1.5 अरब इसकी जनसंख्या है इनके सारे देशों की मिलाकर। तो इम्पोर्टेंट रहती है, आप इसको नकार नहीं सकते, ये दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसका लक्ष्य क्या था, सार्क का की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना, उनके जीवन स्तर को सुधारना और उन देशों को आत्मनिर्भर बनाना, उनका विकास करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास, इन सब की गति को तेज करना।
मिलजुल कर ही कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो देश है सार्क के अंदर वो इंडिया है। अब आप इस बात को ये देखिए कि सार्क के जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन सभी देशों के अंदर भारत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये कहा जाता है कि ये इन सब देशों में सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है, तो वो अपनी पावर का यूज़ भी करता है। अब सार्क के अन्य देश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप समझो। देखो यहाँ पर ये जो स्लाइड आपके चल रही है वो है कि भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म इनसे मिलते जुलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है। देखो 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो सार्क के सारे राष्ट्र अध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इम्पोर्टेंट है तभी तो उनको बुलाया, ठीक है। और दूसरी बात कि अब इस समय आज जो स्थिति है उसमें तो ये सारे जो देश हैं इनको भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। हमारा देश जो है वो सबको दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तो ये देश भी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो हमारा जो इंडिया है इनका नेतृत्व करता है और इनके मदद करके इनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन देशों में लोकतंत्र बना रहे, इन देशों के अंदर शांति बनी रहे, ये इंडिया का प्रयास है। ये एक अलग बात है। एक विवादित मुद्दा ये रहता है कि इसके शिखर सम्मेलन जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए कई बार, और उसका कारण रहा भारत पाकिस्तान का पारस्परिक तनाव। तो भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते सार्क की मीटिंगें कई बार स्थगित हो गई, कई बार हुई तो बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। तो ये सारी बातें भी सार्क के अंदर देखने को आती है। परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया के अंदर सार्क एक मजबूत संगठन है। आपस में मिलकर ये राष्ट्र अपने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं और एक मंच है जहां पर आकर अपनी समस्याओं को ये आपस में सुलझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा संगठन, ये आपके नया एड ऑन हुआ है आपकी किताब में, पुरानी किताबों में ये दिया हुआ नहीं है, और ये है संगठन ब्रिक्स। अब जो ब्रिक्स राष्ट्र है, ये देखो ये BRICS, अब ये जो है इसके ये चार थे पहले ब्रिक। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना, ठीक है। इनकी सारे देशों के फर्स्ट लेटर को लेकर ये संगठन का नाम रखा गया है। ये सारे राष्ट्र जो है ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये माना गया कि इन राष्ट्रों को की मिलकर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 23% है। अब इसके बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका और एड ऑन हो गया, तो ये 5 राष्ट्र है। साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका, तो पांचों इसका आपको राष्ट्रों के नाम बड़े इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई, ये ज्यादा पुराना नहीं है संगठन, सन 2006 में इसकी स्थापना हुई। और ये मतलब अब 6 के बाद अब देख लीजिए आप 20 आया है, तो लगभग 14 साल हुए हैं, और 14 साल में एक ये ताकतवर संगठन बन चुका है। क्योंकि इसकी 5 जो अर्थव्यवस्था है, 5 देश है, पांचों की अर्थव्यवस्था में दुनिया की कुल जनसंख्या 42% है, जीडीपी 23% है, और वैश्विक व्यापार में इनकी हिस्सेदारी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 17%। तो इम्पोर्टेंट हो गए पांचों राष्ट्र। इनका सालाना एक मीटिंग होती है, ब्रिक्स की सम्मेलन होता है, उसके अंदर ये आपसी व्यापार को बढ़ाने में, आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद करते हैं एक दूसरे की, और समझौते होते हैं इनके, ठीक है। ये देखिए ये मैप में ये देश कहाँ कहाँ स्थित है, ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, और ये साउथ अफ्रीका है, इंडिया दक्षिण एशिया में, रशिया और चाइना, पांचों अलग अलग जगह पर है। और ये पांचों के फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या कौन से इनके फ्लैग हैं। तो ये पांचों राष्ट्र जो है ये मिलकर ब्रिक्स का गठन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए एक ये चार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी बातें समझाई गई है कि व्हाट इज ब्रिक्स, और जो उनकी कंट्रीज के लीडर कौन कौन से हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, और चाइना के शी जिनपिंग है, और इंडिया के नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के सैरिल, और मिशेल ब्राजील के। अच्छा आप ये देखिए अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, वर्तमान समय में इनका समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। इनका जो ब्राजील और चाइना,
चाइना के तो सभी खिलाफ हो रहे हैं लगभग, कि ना भी चाइना की तरफ से ये इतनी बड़ी महामारी आ गई है। तो ब्राजील का स्पेशल इनसे टकराव चल रहा है। ब्राजील पूरा का पूरा आरोप चाइना के ऊपर इसका लगा रहा है और खुले तौर पर निंदा कर रहा है चाइना की। ठीक है, अब ये देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है कि पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी दी हुई है, सारी इस चार्ट के अंदर दिखाई हुई है, आप इसको नोट करिए सारी बातों को। अब देखिए ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था वो समझिए। ब्रिक्स का उद्देश्य था कि एक स्थायी न्याय संगत विकास का समूह, आपस में लाभकारी विकास के समूह को का गठन किया जाए, जिसका कि सहयोग व्यापक स्तर पर आगे बढ़ता रहे। और दूसरा एक इसके अंदर ये इन्होंने सोचा कि हम आपसी प्रतियोगिता से बचें और एक आर्थिक ताकत के आधार पर एक ऐसा मंच दें जहाँ पे कंपटीशन कम हो और मिलकर जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, और एक दूसरे की राजनीतिक इकाई के रूप में, और कोई भी जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उनका समाधान जो है वो मिलकर ढूंढा जाए। अब इसमें एक पॉइंट आपके आता है कि ब्रिक्स भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत को इससे बहुत सहयोग भी प्राप्त हुआ है इस संगठन से। अब इसके अंदर ये क्या है, मेन तो मुद्दा ये है कि भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ वैश्विक मुद्दों, जिसमें वैश्विक मुद्दे क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार आदि सब के अंदर ये राष्ट्र मिलकर एक साथ अपनी आवाज उठा सकते हैं। और इसमें ब्रिक्स के अंदर ही एक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक गठन किया गया, जो कि एक दूसरे को आर्थिक कर्ज देने की इसके अंदर नीति बनाई गई कि किसी को किसी चीज के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो इस बैंक के थ्रू मिलेगा। तो ऑलरेडी भारत को इसके अंदर 250 मिलियन डॉलर का ऋण मिल चुका है, जिसमें कि ना ऊर्जा के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कुछ योजनाएं हैं उनके लिए ये फाइनेंस इसको ब्रिक्स के इस एनडीबी से मिला है। तो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये संगठन। ठीक है बच्चों, तो आपने इसमें ये देखा कि आसियान, सार्क और ब्रिक्स, इनका आपने इंट्रोडक्शन देखा, उद्देश्य देखा और भारत के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपने इसमें कवर किए। अब थर्ड चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्र हैं जो शक्ति के पॉइंट बन रहे हैं और जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो से अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।